Shut up and sit down. मेथड्स ऑफ प्राइस फिक्सेशन। अब देखिए, किसी भी चीज का जो मूल्य है, प्राइस क्या होता है, मूल्य, वो हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। इसका क्या क्या तरीका होता है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। किसी भी चीज का आपको अगर मूल्य निर्धारित करना है, फिक्स करना है, उसका प्राइस क्या होगा, तो वो किस तरह से करेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण। अब आपका कॉस्ट कितना लगा है, ठीक है, उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अंडर दिस मेथड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट आप मान लीजिए 10 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, तो आप जितना में खरीद रहे हैं वो आपका कॉस्ट है, ठीक है। अब ये इसमें आप चाहते हैं कि आपको 2 रुपया प्रॉफिट करना है, तो आप प्लस 2 रुपीज करेंगे, ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 12 रुपीज। अब ये जो कॉस्ट है, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट निकले। कभी कभी मान लीजिए आप बाजार गए, ठीक है, वहां पे आप कोई सामान 7 रुपया में खरीदे, ये आपका हो गया परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज्ड प्राइस हो गया। अब इसको आप लोडिंग कराए, ठीक है, लोडिंग कराने में मान लीजिए आपका 1 रुपया लगा, ठीक है, और फिर आपके दुकान में आया, ट्रैवलिंग लगा, ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए उसमें 2 रुपया लगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, आपके यहाँ आने के बाद 1 रुपया लगा अनलोड करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया इतना कम क्यों लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट का बता रहा हूं पर यूनिट, ठीक है। अब सोचिए आप 10,000 पीसेस खरीदे थे, ठीक है, तब 7 जो है परचेज प्राइस वो 70,000 हो जाएगा, लोडिंग का 10,000 हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा प्राइस टू प्राइस। तो यहाँ पे आप जब सब ऐड कर रहे हैं तो आपका 11 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस 11 में आप चाहते हैं 4 रुपया प्रॉफिट, तो 11 + 4 आपका 15 हो जाएगा प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। इफ अ पर्टिकुलर सोप कॉस्ट the marketeer ₹8 and he desires a profit of 25%, the price of the soap is fixed at ₹8 plus 8 into 25 by 100 is equal to 10। अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए आप कोई सोप खरीदे 8 रुपया में, ठीक है, बोल रहा है 8 रुपया तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया ये वाला। प्रॉफिट आप चाहते हैं 25%, 25% किस चीज का, आपका जो कॉस्ट लगा। तो देखिए 8 + 8 इंटू 25/100, ठीक है, इसको इसको काटेंगे तो ये 4 हुआ, इसको इसको काटेंगे 2 हुआ, तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो ये आपका हो गया कॉस्ट। तो 8 रुपीज और 2 रुपीज प्रॉफिट मिला के जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज हो गया, ठीक है। While calculating the price in this way, all costs, variable as well as fixed, incurred in manufacturing the product are taken into consideration। जब आप इस तरह से प्राइस कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करें, कॉस्ट में आपका सब कुछ आ जाएगा। आप रॉ मटेरियल परचेज किए, आपको जितने भी खर्चे हुए हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो सब कुछ आप लोगे और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉस्ट के हिसाब से। फिर आता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब देखिए बाजार में आप अकेले तो सामान बेच नहीं रहे हो, जो आप अपने हिसाब से सोच लोगे कि हाँ चलो इतना ही प्राइस रखना है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण। प्रतियोगिता किस बात का, कंपटीशन। आप अगर बाजार में मान लीजिए आपको आटा लेना है, ठीक है, तो कोई एक जन तो आटा नहीं बेच रहे हैं, बहुत लोग आटा बेच रहे हैं, ठीक है। अब कंपटीशन के बाजार में आप देखेंगे कि सबका प्राइस ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, 1-2 रुपया 5 रुपया का आगे पीछे रहता है बेस्ड ऑन क्वालिटी। तो आइए इसमें देखते हैं। In case of products where market is highly competitive and there is negligible difference in quality of competing brands, price is usually fixed closer to the price of the competing brands। अब देखिए आमतौर पर ऐसा बाजार जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है,
तथा प्रतियोगी ब्रांड जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके उत्पाद जो हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका सामान है उसका जो दाम है वो अपने प्रतियोगिता आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस के आसपास ही रखना होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड young rate pricing and is a very convenient method because the marketeers do not have to worry much about demand and cost and affect the change as per the changes by the industry leaders। अब देखिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यंग रेट प्राइसिंग। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के मूल्य निर्धारण में जो भी मार्केटर है, ठीक है, बिना मांग और लागत, मांग क्या हुआ डिमांड, लागत आपका कॉस्ट हो गया, इसकी फिक्र किए बिना जो भी उद्योग हैं, जो बाजार में दाम चल रहा है वो दाम उसको देना है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है उसका बाजार में दाम चल रहा है 10 रुपया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस 10 रुपये में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा, कोई कंपनी अपने घर से तो पैसा देगा नहीं। तो आपको प्राइस पता चल गया। अब इस केस में आपको ये देखना है कि आप अपना कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं। कम से कम खर्चे में आप उस प्रोडक्ट को जितना कम में बनाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए आप 8 रुपया में ही प्रोडक्ट बनाते हो तो 2 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। आप अगर 6 रुपये में बनाते हो तो 4 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा रहे, क्योंकि जब कंपटीशन है तो जो बायर है उसके पास बाइंग ऑप्शन है। अब बाइंग ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप मार्केट गए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लिए, अब वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को नहीं लेंगे, आप दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। इसीलिए हर एक ब्रांड कोशिश करता है कि वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे। ठीक है, फिर आता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब देखिए मांग के आधारित पर भी प्राइस रखा जाता है। At times, prices are determined by the demand for the product। कभी कभी जो भी मूल्य है, जो प्राइस है, वो इस आधार पर निर्धारित होता है कि बाजार का मांग क्या है। ठीक है, अंडर दिस मेथड विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइस, द मार्केटियर्स ट्राई टू असर्टेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब इस मेथड में क्या हो रहा है, देखिए जो भी मार्केटियर है, विपणी, मार्केटियर को हिंदी में विपणी कहते हैं, वो प्रोडक्ट जो है, जो वस्तु है, उसकी लागत, कॉस्ट क्या लग रहा है, या कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी द्वारा निर्धारित मूल्य, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, इस पर ध्यान न देकर वस्तु की मांग को ही अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारण का आधार बनाता है। बाजार में जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई वो देगा, वैसा दाम रखेगा। If the demand is high, they decide to take advantage and fix a high price. If the demand is low, they fix low prices for their product। अब आप इसको इस तरह से देखिए, अगर आप अंडा खाते हैं, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में अंडा का डिमांड कम रहता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी में लोग अंडा कम खाते हैं तो डिमांड कम है तो उसका दाम भी कम होता है। वही ठंड के मौसम में लोग अंडा ज़्यादा खाते हैं, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं। सेम चीज़ आप देखेंगे दीपावली के समय, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, सिर्फ दीपावली नहीं, कोई भी फेस्टिवल आप लेंगे तो बाज़ार में चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, फूल माला का दाम बढ़ जाएगा, डेकोरेटिव आइटम्स का दाम बढ़ जाएगा। वही आप ऑफ सीजन में जाएंगे, जब डिमांड कम है तो दाम कम रहेगा। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन का एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो चिकन हुआ, मटन हुआ। आप देखेंगे कि जब सावन का महीना रहता है तो अधिकतर लोग ये नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते हैं। उस समय दाम कम रहता है क्योंकि डिमांड कम है, लेकिन जैसे ही लोगों का डिमांड बढ़ता है प्राइस भी बढ़ने लगता है। एट टाइम्स दे रिजॉर्ट टू डिफरेंशियल prices and charge different prices from different groups of customers depending upon their perceived values and capacity to pay. Take the case of cinema halls where the rates of tickets differ for the different set of rows in the hall। अब देखिए कभी कभी जो भी सेलर है वह ग्राहकों की मूल्य चुकाने की क्षमता, अब देखिए
कस्टमर हर एक कस्टमर का अलग अलग कैपेसिटी है पेमेंट करने का, ठीक है। तो उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना पे कर सकता है, उसके हिसाब से भी प्राइसेस होते हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, वो उस हिसाब से ही पे करते हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप महंगे जगह पे जाते हो। इस चीज़ के आधार पर भी चीज़ों का दाम निर्धारित होता है। जैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, ठीक है, तो आप जितना सामने बैठेंगे स्क्रीन के, आपको उतना कम पैसा देना होगा। जितना पीछे बैठेंगे उतना ज़्यादा पैसा देना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सुबह सुबह के टाइम सिनेमा हॉल्स में टिकट का प्राइस कम रहता है क्योंकि उस समय डिमांड कम है। लेकिन वैसे ही आप देखोगे दोपहर को प्राइस ज़्यादा रहता है, शाम को सबसे ज़्यादा रहता है। क्यों? उस समय डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग। अब ये चीज हो गया उद्देश्य आधारित मूल्य निर्धारण। उद्देश्य क्या है? दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। जब बाजार में कोई नया उत्पाद आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। If at the introductory stage of the product, the organization wishes to penetrate the market, that is to capture large parts of the market and discourage the prospective competitors to enter into the fray, it fixes a low price. अब देखिए, यदि मान लीजिए बाजार में कोई नया उत्पाद आ रहा है, ठीक है, तो जो भी उस उत्पाद को ला रहा है, प्रोडक्ट को ला रहा है, वो क्या करता है कि दाम बहुत कम रख देगा, ठीक है, ताकि बाजार में वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए, ठीक है। और जब बाजार बढ़ेगा, उसका कस्टमर बढ़ेंगे, तब उसको जो फैसला लेना है वो लेगा। अब यहाँ पे प्राइस कम रहने की वजह से जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस बाजार में एंटर नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप जियो सिम की बात एग्जाम्पल लीजिए। जियो कंपनी जब बाजार में आया तो उस समय कौन था मार्केट में? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, थोड़ा बहुत बीएसएनएल, ठीक है, और भी छोटे छोटे कंपनियां थी। जियो आने के बाद सबसे पहले तो सबको फ्री सिम दे दिया, ठीक है। फ्री सिम के साथ 6 महीना, किस कुछ कुछ लोगों को एक एक साल तक अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, ठीक है, अनलिमिटेड डेटा। अब इससे क्या हुआ कि एयरटेल, वोडाफोन, ये सब जो अच्छे अच्छे ब्रांड थे, आइडिया, बीएसएनएल, इसके जो कस्टमर हैं वो जियो में चले गए, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज हो गया था, एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा, आप जिसमें जाना चाहते हो। आप एयरटेल में हो, आप वोडाफोन में जाओ, आप वोडाफोन में हो, आप एयरटेल में जाओ, आप एयरटेल में हो, आप जियो में जाओ। अभी भी ये होता है। तो इससे क्या हुआ, जियो बाजार में आने के लिए प्राइसेस बहुत कम कर दिया। स्टार्टिंग में तो बहुत ही था, एकदम पहले तो फ्री कर दिया। तो जो बड़े बड़े लोग थे वही बिजनेस नहीं चला पा रहे थे, तो नए लोग तो बाजार में आ ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि करोड़ों रुपया का लॉस में था स्टार्टिंग में। आज के डेट में अगर मैं आपको बात करूं तो 666 रुपया 84 दिन के लिए, फॉर 84 डेज, जितना जियो लोगों को आदत बनाने में पैसा लगाया, अब वो 10 गुना कमाएगा, क्योंकि बाजार में जो कंपटीशन है वो लगभग खत्म सा हो गया है। और कोई भी नया कंपनी अगर आना चाहेगा तो उसको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पहले देखना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। Alternatively, the organization may decide to skim the market, that is, to earn high profit by taking advantage of a group of customers who give more importance to their status or distinction and are willing to pay even a higher price for it. अब देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? बाजार में बहुत तरह के कस्टमर हैं, तो कुछ कुछ कस्टमर चाहते हैं कि भाई मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा पैसा दे दूंगा लेकिन मुझे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीने का पानी भी 100 रुपया, 200 रुपया तक मिलेगा। वही बॉटल आप बाजार में खरीदेंगे तो 20 रुपया का, लेकिन उस होटल में वो 200-500 का मिलता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको वैसा फैसिलिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि सब हाई क्लास लोग आएँ, वहाँ बैठे। कुछ कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आप मेंबरशिप के लिए जाओगे तो 1 साल का आपको 5 लाख 10 लाख रुपया मांगेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज़ देगा, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर क्या है, जो कस्टमर है वो चाहता है कि वो ज़्यादा पे करे और कुछ लोगों के साथ ही रहे, ठीक है, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। In such a situation, they fix quite high price at the introductory stage for their product and market it to only those customers who can afford it. अब इस सिचुएशन में क्या है कि जो भी प्रोडक्ट ला रहा है वो हाई प्राइस रख रहा है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक है भाई कि हमको एलीट क्लास वो कस्टमर के पास जाना है जो कि स्टेटस चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप आईफोन ले लीजिए, आईफोन हमेशा ही महंगा रहता है, रीज़न क्या है, कुछ वैसा खास नहीं है प्राइस के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन लोगों में अपना स्टेटस सिंबल बना चुका है वो। अब आईफोन हालांकि अब तो बहुत सारे लोगों के पास आ गया है, लेकिन फिर भी एक स्टेटस सिंबल की तरह ही उसे लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप चाहते क्या हो उस बिजनेस से, और फिर आप अच्छा डिसीजन लेके उसका प्राइस रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बाजार में क्या प्राइस चल रहा है वो भी आपको देखना होगा, ठीक है।